नमस्ते दोस्तों। पहलगाम के बैसारण घाटी में, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस पर्यटन स्थल पर एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। इतना भयानक कि इसने हमारे देश को हिला दिया। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई, 17 लोग घायल हुए। मरने वाले 26 लोग पुरुष थे। यह ऊंचाई वाला स्थान पैदल चलकर या खच्चर पर पहुंचा जा सकता है, इसलिए बचाव अभियानों के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना पड़ा। जबकि स्थानीय लोगों ने खच्चरों का उपयोग घायल लोगों को वापस लाने के लिए किया। कम से कम 12 पर्यटकों को पहलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने कहा कि उन 12 में से सभी अब स्थिर स्थिति में हैं। इस आतंकवादी हमले में लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। एक पीड़ित मुसलमान था, सैयद आदिल हुसैन शाह। पहलगाम का स्थानीय वह खच्चर संचालक के रूप में काम करता था। एक ईसाई था और बाकी 24 पीड़ित सभी हिंदू थे। वे विभिन्न जगहों से पर्यटक थे, जैसे 32 वर्षीय नीराज उधावानी जयपुर से। वह यूएई में काम करता था। वह अपनी छुट्टियों के लिए घर आया था। वह अपनी पत्नी के साथ शिमला में एक शादी में गया था और फिर बाद में वे कश्मीर घूमने गए। एक अन्य पीड़ित नेपाल से था, सुदीप न्योपाने। इसके अलावा कई आईएएफ, आईबी और नौसेना के अधिकारी भी मौजूद थे। अरुणाचल से भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हाइल्या, मनीष रंजन इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन ऑफिसर, बिहार से अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कश्मीर घूमने के लिए एलटीसी लेकर यात्रा कर रहे थे। 26 वर्षीय भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा से, जिनकी शादी को केवल 6 दिन ही हुए थे। वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर थे। एक ऐसा हनीमून जिसके बाद उनकी पत्नी विधवा के रूप में लौटी। एक वीडियो में उन्हें कहते सुना गया कि वह अपने पति के साथ भेल पूरी खा रही थी, जब एक आदमी उनके पास आया और कहा कि वे मुसलमान नहीं लगते। ऐसा कहकर उसने उन्हें गोली मार दी। उसने कहा कि वह मुसलमान नहीं लगता और उसे गोली मार दी। पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने एक समान अनुभव की रिपोर्ट की। उसने कहा कि जब उसने दूर से आतंकवादियों को फायरिंग करते देखा तो उसका परिवार सुरक्षा के लिए पास के टेंट में चला गया, लेकिन आतंकवादी वहां भी पहुंच गए और उसके पिता से इस्लामी आयतें पढ़ने को कहा, और जब वह नहीं पढ़ सके तो उन्होंने उसे ठंडे खून से गोली मार दी। मदद करने वाला कोई नहीं था, न पुलिस न सेना। जो लोग उन्हें खच्चर पर ले आए थे, उन्होंने असावरी, उसकी मां और एक महिला रिश्तेदार को वापसी की यात्रा में मदद की। कई हैंडलर्स ने उन्हें घोड़ों पर अस्पतालों तक पहुंचाया। मेरे साथ कई अन्य भी थे। हमने उन्हें कंधों पर उठाया, उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। लगभग 20 मिनट बाद भारतीय सेना वहां पहुंची और उन्हें बचा लिया। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा की एक छाया समूह टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ का मतलब द रेसिस्टेंट फ्रंट है। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीरी पत्रकारों को धमकी दी थी, तब गृह मंत्रालय ने इसे यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इस आतंकवादी समूह का एक सदस्य शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए की 4वीं अनुसूची के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। एक खुफिया मूल्यांकन के अनुसार संदेह है कि लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह कसूरी साजिशकर्ताओं में से एक था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक जांच के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले 4-6 आतंकवादी हो सकते हैं। गवाहों के बयानों के आधार पर जे.एंड.के पुलिस ने हमला करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच जारी किए हैं। एक सरकारी स्रोत ने द हिंदू को बताया कि संदेह है कि आतंकवादियों में 2018 में पाकिस्तान गए 2 कश्मीरी युवक भी थे, अनंतनाग के आदिल गुरी और पुलवामा के अहसान। सरकारी स्रोतों ने खुलासा किया कि वे हाल ही में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ भारत में घुसे थे और उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ इनपुट थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट के अनुसार एक स्रोत ने उल्लेख किया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आतंकवादियों द्वारा कुछ होटलों की टोह लेने के पूर्व इनपुट थे। यदि यह सही है तो इसका मतलब है कि कोई खुफिया विफलता नहीं थी। बावजूद इसके कि खुफिया इनपुट उपलब्ध थे, यह हमला हो गया। दोस्तों, यह आपको पुलवामा हमले की याद दिला सकता है। जून 2019 में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि कोई खुफिया विफलता नहीं थी। बाद में
एक फ्रंटलाइन जांच ने भी खुलासा किया कि 2 जनवरी से 13 फरवरी के बीच 11 खुफिया इनपुट थे, चेतावनी देते हुए कि एक किसास हमला हो सकता है, बदले की मंशा वाला हमला। पुलवामा हमले के बाद की जांच के दौरान मुदासिर अहमद खान को मास्टरमाइंड पाया गया। उसके संबंध में 2 खुफिया इनपुट पहले से मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 का खुफिया इनपुट रिपोर्ट करता था कि कुछ आतंकवादियों ने मुदासिर अहमद खान को आने वाले दिनों में फिदायीन हमला करने की रिपोर्ट की। यह समूह शहीद बाबा ग्रुप के संपर्क में है, वही समूह जिसका सदस्य पुलवामा हमले का बम वर्षक आदिल अहमद डार था। 25 जनवरी का खुफिया इनपुट मुदस्सिर अहमद खान के स्थान के बारे में जानकारी देता था। बोल्ड अक्षरों में रिपोर्ट किया गया था कि मुदस्सिर खान को 4 विदेशी भाड़े के सैनिकों के साथ मिडोरा और लामट्राल गांवों में देखा गया। इस इनपुट ने यह भी चेतावनी दी थी कि वे अवंतीपोरा या पंपोर में हमला करने की योजना बना रहे थे, पुलवामा से केवल 16,017 किमी दूर। कल्पना कीजिए दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदासिर 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हमले से जुड़े होने के कारण एक जाना माना आतंकवादी था। 12 फरवरी का एक इनपुट टॉप सीक्रेट चिह्नित था, मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें ट्विटर हैंडल शाह GT3 के बारे में जानकारी थी, पाकिस्तान के जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर्स द्वारा संचालित। इसने संकेत दिया था कि J&K की सुरक्षा बलों के मार्ग पर आईडी विस्फोट हो सकता है। एक वीडियो भी था जो आईडी विस्फोट प्रदर्शित करता था। यहां तक कि 13 फरवरी का खुफिया इनपुट भी एक समान अंतिम चेतावनी देता था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद 2500 से अधिक सैनिकों को एयरलिफ्ट करने से इनकार कर दिया गया। उन्हें एक ही काफिले में एक साथ भेजा गया। पूर्व आईजी सीआरपीएफ ने बाद में इस पर आपत्ति जताई। 2547 सैनिकों को भेजना और 68 वाहनों का काफिला, मुझे लगता है कि यह तकनीकी रूप से गलत था। सोचिए दोस्तों, इतने विस्तृत खुफिया इनपुट होने के बावजूद पुलवामा हमला हो गया। ये कैसे हुआ? यही असली सवाल है। मुझे नहीं पता, आपको पता है? यदि न मुझे पता है न आपको, तो हम किससे पूछें कि सब कुछ कहां गलत हो गया? मुझे जवाब चाहिए। ये आतंकवादी, वे हथियार और गोला बारूद कहां से लाते हैं? ये हमारी सीमाओं के पार से आता है और केंद्र सरकार के पास सीमाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। केंद्र सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नियंत्रित करती है। घुसपैठिए भारतीय क्षेत्रों में घुसते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों को उकसाते हैं, आतंकवादी हम पर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप सीमाओं को नियंत्रित करते हैं, आपके पास सामाजिक सुरक्षा का दायित्व है। आप बीएसएफ, सेना सब कुछ नियंत्रित करते हैं, यहाँ तक कि नौसेना भी। तो ये विदेशी घुसपैठिए कैसे घुस पाते हैं? कोई समझदार व्यक्ति, यहाँ तक कि एक बुद्धिमान बच्चा भी समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे सवाल उन्हें ही लक्षित करने चाहिए। दिसंबर 2016 में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। इसलिए सवाल उठता है, तब से आतंकवादी हमले क्यों नहीं रुके? केवल जम्मू और कश्मीर में नवंबर 2016 में नागरोटा आर्मी बेस हमला, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा हमला, फरवरी 2018 में सुंजुवान मिलिट्री स्टेशन हमला, फरवरी 2019 में पुलवामा हमला, मार्च 2019 में जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड विस्फोट, जून 2019 में अवंतीपोरा में भारतीय अर्धसैनिक पुलिस पर हमला, 2023 का पूंछ राजौरी हमला, 2024 का रियासी हमला और अब 2025 में पहलगाम हमला। आतंकवादी हमले एक के बाद एक हो रहे हैं और हमारे देश का मीडिया सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता। मीडिया का सरकार से सवाल पूछना 2014 से पहले की बात है। यहां तक कि फिल्में, वेडनेसडे जैसी फिल्में रिलीज हुई जहां सरकार से आतंकवाद के बारे में सवाल किए गए। यही कारण है कि हम सरकार चुनते हैं। हमारे देश को शासित करने के लिए पुलिस बल, खुफिया इस कीट नियंत्रण के लिए पर्याप्त से अधिक सुसज्जित हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। यदि मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो मैं चाहता हूं कि वह बिना डर के कहीं भी और कभी भी जा सके, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। उन दिनों लोग एक साथ विरोध करते थे और राजनेता अपनी गलतियों को स्वीकार कर इस्तीफा दे देते थे। जैसे मुंबई के 26/11 हमले के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने जनता की मांग पर इस्तीफा दिया
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्होंने इस्तीफा देकर कुछ महान किया। बात यह है कि किसी भी कार्यशील लोकतंत्र में यह बुनियादी बात है, लेकिन हमारे देश ने उस बुनियादी सामान्य बुद्धि को खो दिया है। अब इस न्यू इंडिया में अर्नब गोस्वामी जैसे व्यक्ति को देखिए। अर्नब गोस्वामी पहलगाम हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट को समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी इस बात पर कि A370 की समाप्ति वैध थी या नहीं। यह समय की बर्बादी थी, क्योंकि जजों के प्रति सबसे बड़ा सम्मान देते हुए वे सुरक्षा स्थिति की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यह वही व्यक्ति है जिसके व्हाट्सएप चैट लीक हुए थे, जो दिखाते हैं कि पुलवामा हमले के बाद उसने एक व्हाट्सएप संदेश लिखा था कि इस हमले से हम पागलों की तरह जीत गए। वह पुलवामा हमले को कवर करने वाला पहला होने का जश्न मना रहा था। प्रो सरकार मीडिया एंकर एक साधारण सवाल नहीं पूछ सकते कि इतने सारे पर्यटकों वाली जगह पर सही सुरक्षा क्यों नहीं थी, जब आज तक चैनल के एक संवाददाता ने यह कहने की कोशिश की तो उसे बीच में रोक दिया गया। यह मजाक नहीं है। 2000 पर्यटक एक पिकनिक स्पॉट पर इकट्ठा थे। कोई ड्यूटी पर पुलिस नहीं थी, कोई, यहां तक कि बच्चे भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने इसे खो दिया है। यह इतना बड़ा आतंकवादी हमला था, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं। नीचे आर्मी बेस है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं। दोस्तों, 10 दिन पहले की इस रिपोर्ट को देखिए। रक्षा मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को बताया कि सेना में वर्तमान अधिकारियों की संख्या 52,428 है, जबकि अधिकृत संख्या 50,428 है। देश में लगभग 8,400 आर्मी अधिकारियों की कमी है और 22,400 सैनिक। कुल मिलाकर सेना को 100,000 से अधिक सेना कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी के कारण सैनिकों को पहले की तुलना में अधिक दर पर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। इसलिए सवाल है, इस कमी का कारण क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन आइए द टेलीग्राफ में अगस्त 2022 में प्रकाशित इस रिपोर्ट को पढ़ें। इसमें कहा गया है कि कोविड के 2 वर्षों के दौरान सेना में कोई भर्ती नहीं हुई। यही कारण है कि सेना में 100,000 से अधिक सैनिकों की कमी है। और अब इस रिपोर्ट का शीर्षक पढ़िए, अगले 3 वर्षों में वे सेना की ताकत को 200,000 से कम करने की योजना बना रहे हैं। क्या इसमें कोई मतलब है? एक मंत्रालय अधिकारी ने रिपोर्ट किया कि सेना अपनी सैनिक ताकत को तर्कसंगत बना रही है। इसे वेतन और पेंशन खर्चों को कम करने का प्रयास माना जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार सेना अधिकारियों के वेतन और पेंशन पर पैसे बचाने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि वे सैनिक ताकत को कम करने की योजना बना रहे हैं। विनय नरवाल की बहन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रोते हुए कहा कि उनका भाई 105 घंटे तक जीवित था। यदि सेना वहां होती तो उसे बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं था। कोई वहां नहीं आया। वह 105 घंटे तक जीवित था, लेकिन कोई वहां नहीं आया। यदि सेना वहां होती तो उसे बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया। कोई सुविधाएं नहीं, सेना या पुलिस। लेकिन जब राजनेता आते हैं तो उन्हें वीआईपी की तरह काफिलों और हेलीकॉप्टरों के साथ व्यवहार किया जाता है। प्रो सरकार मीडिया को इसकी परवाह नहीं है। जब कश्मीरी पंडितों ने अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण 300 दिनों से अधिक हड़ताल की, तो किसी ने इस खबर की रिपोर्ट नहीं की। दूसरी ओर अरबपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सबसे ऊंचे स्तर का Z+ सिक्योरिटी कवर मिलता है, कुल 55 सुरक्षा कर्मियों के साथ, जिनमें से 10 से अधिक अत्यधिक प्रशिक्षित एनएसजी कमांडो हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि मुकेश के बेटे आनंद की घड़ी R600 मिलियन से अधिक की है। नीता अंबानी का हार RS5 बिलियन का है। उन्होंने शादी पर RS5 बिलियन से अधिक खर्च किए, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए वे सरकारी फंडिंग पर प्रशिक्षित अत्यधिक प्रशिक्षित एनएसजी कमांडो चाहते हैं। हमारे टैक्स पैसे पर प्रशिक्षित एनएसजी कमांडो। प्रो सरकार मीडिया को इसमें कोई रुचि नहीं है। अरबपतियों और बॉलीवुड हस्तियों को Y+ और Z+ सिक्योरिटी कवर मिलते हैं। मुझे मुकेश अंबानी और अन्य हस्तियों को दिए गए सिक्योरिटी कवर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि औसत नागरिकों को क्या मिल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीआईपी राजनेता, व्यापारी और फिल्म स्टार हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं,
इसलिए उनके बड़े सिक्योरिटी कवर जायज हैं। लेकिन पहलगाम में मारे गए नागरिक, वे भी अपने परिवारों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण रहे होंगे ना? अपनी पत्नियों, बच्चों और माता पिता के लिए वे दुनिया के समान रहे होंगे। इसलिए सवाल है कि आम लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती क्यों हैं? हम ट्रेन दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, भगदड़ में, जब होर्डिंग और पुल गिरते हैं, किसी की पोर्शे या लैम्बोर्गिनी के नीचे रेल मरते हैं, या सड़कों में खुले मैनहोल में गिरकर, और कभी कभी आतंकवादी हमलों में। जब नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो सरकार सेना के सैनिकों को दिए जाने वाले वेतन और पेंशन की चिंता करना पसंद करती है। विभिन्न राज्यों की पुलिस को देखिए, वे कितने अधिक काम के बोझ तले दबे हैं। मैंने कई वीडियो में इसकी बार बार बात की है। हमें अपने देश में पुलिस कर्मियों की संख्या दोगुनी करने की जरूरत है। पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, हमारे देश के कानून और व्यवस्था को सुधारने के लिए, नागरिकों की बेहतर सुरक्षा के लिए। लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। न्यू इंडिया में कानून और व्यवस्था इतना मजाक बन गया है कि कल्पना से परे है। हर दूसरे दिन हमें सड़क पर किसी को पीटे जाते हुए एक नया वीडियो दिखता है, जबकि पुलिस कुछ नहीं करती। ये गुंडे स्वतंत्र रूप से एक स्टूडियो या रेस्तरां को नष्ट कर देते हैं और पुलिस बस देखती रहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे के लोग बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा, उन्हें गिरफ्तार करें और जल्दी सजा दें। लेकिन इसके साथ सवाल है कि क्या आपकी सरकार ऐसे आतंकवादी हमलों को रोकने का कोई समाधान रखती है? क्या आपकी सरकार आश्वासन दे सकती है कि भविष्य में ऐसे आतंकवादी हमले फिर नहीं होंगे? सलमान खान को आश्वासन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खान के घर गए, लेकिन आम नागरिकों को कौन आश्वासन देगा? दोस्तों, बात यह है, कोई सरकार इतने प्रयास क्यों करेगी समाधान निकालने के लिए, जब प्रो सरकार मीडिया सरकार की असफलताओं को उपलब्धियों के रूप में पेश कर रहा है? टीवी न्यूज चैनल क्या दिखाते हैं? पीएम मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर भारत आने का फैसला किया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर बैठक बुलाई। इन थंबनेल्स को देखिए। गुस्सैल मोदी, उनका आदेश दुनिया को हिला गया। सेना को खुली छूट दी, प्रत्याक्रमण शुरू हो गया। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, वे अपनी कल्पना की दुनिया में जीते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां पृथ्वी मोदी के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे हमारे विषय पर लौटते हुए जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार जानवर और अमानवीय हैं, घृणा के योग्य। उन्हें ठीक से निंदा करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कश्मीरियों ने शोक के संकेत के रूप में बंद का पालन किया। कुछ ने एकता के चिन्ह के रूप में मार्च निकाला और कुछ ने पीड़ितों के लिए मोमबत्ती मार्च निकाले। कश्मीर के बाहर जमात उलेमा ए हिंद जैसी प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने आतंकवादी हमले की निंदा की। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के दौरान 550,000 मस्जिदों से मजबूत एंटी टेरर संदेश दिया जाएगा। पीड़ितों के लिए दुआएं की जाएंगी। यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश और कतर जैसे कई मुस्लिम देशों ने भी हमले की निंदा की है। भारतीय मुसलमानों ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आतंकवाद का विरोध व्यक्त किया है। लोगों को धार्मिक आधार पर एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। इस तरह हम आतंकवादियों की मंशा को हरा सकते हैं, क्योंकि यही आतंकवादी चाहते हैं। भारत में धार्मिक घृणा फैलाना, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना और अंततः हमारे देश को तोड़ना। क्या कोई सच्चा देशभक्त कभी यह चाहेगा? कभी नहीं। एक देशभक्त अपने देश को मजबूत बनाना चाहेगा, अटल रहना। देशभक्तों का केवल एक ही नारा होगा, भारतीय एकता जिंदाबाद। यदि आप इससे सहमत हैं तो नीचे कमेंट्स में इस एकता के संदेश को लिखें। मुझे सिर्फ यह समझ नहीं आता कि बीजेपी समर्थक इस नारे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं बीजेपी के सभी नेताओं को चुनौती देता हूं कि अपने सोशल मीडिया पर लिखें, भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे विश्वास नहीं है कि उनमें से अधिकांश यह लिखने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि ये नकली राष्ट्रवादी घृणा फैलाने से कभी ब्रेक नहीं लेते। भारतीय एकता के बारे में बोलने के लिए पीड़ितों के शवों का ठंडा होना भी शुरू नहीं हुआ था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के आधिकारिक ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल ने बुरे स्वाद वाली यह पोस्ट की।
एक घिबली स्टाइल इमेज कैप्शन के साथ। उन्होंने धर्म पूछा न कि जाति, हम याद रखेंगे। इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी का इस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी है कि त्रासदी का उपयोग अपने लाभ के लिए करने के लिए कभी जल्दी नहीं होती। यह पोस्ट दो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाती है। पहली, वे जाति आधारित भेदभाव के समाधान ढूंढने की योजना नहीं रखते, क्योंकि समाधान ढूंढने के लिए समस्या को स्वीकार करना पड़ता है। उनसे पूछिए कि कितने ब्राह्मण और अन्य ऊंची जाति के हिंदू दुल्हनों को शादी के जुलूस में घोड़े पर सवार होने से रोका गया है, क्यों केवल दलित ही पीटे जाते हैं। आप इसके बारे में इतनी सारी खबरें पाएंगे। वे अपनी जाति के कारण पीटे जाते हैं ना। यह पोस्ट जो दूसरी बात बताती है वह यह है कि बीजेपी देश में धार्मिक घृणा फैलाती रहेगी। आतंकवादियों की एजेंडा है हमारे देश को तोड़ना, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, देश को गृहयुद्ध की ओर ले जाना। बीजेपी वही एजेंडा फॉलो करती है। आप उनके सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट्स हर जगह देखेंगे। उनका केवल एक ही फोकस है, हिंदू बनाम मुसलमान। वे सभी हिंदुओं में डर पैदा करना चाहते हैं, आतंकवादियों के बारे में नहीं, बल्कि अपने ही देश के मुसलमानों के बारे में, उनके पड़ोसियों और दोस्तों के बारे में। वे सभी मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं, आतंकवादियों के बारे में नहीं, बल्कि अपने ही देश के हिंदुओं के बारे में, उनके पड़ोसियों और दोस्तों के बारे में। वे संसाधन इकट्ठा करेंगे और किसे सौंपेंगे? जिनके अधिक बच्चे हैं, मुसलमानों। यह सब इसलिए कि आप डर से उन्हें वोट दें। दोस्तों, यही कारण है कि 2014 से हिंदू स्थायी खतरे में है। सभी दिशाओं से साल दर साल, महीने दर महीने आपको यह नैरेटिव सुनाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। इस रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम आबादी 33% से अधिक बढ़ गई है। हिंदू आबादी समान अवधि में 7.2% कम हो गई है। इसके बारे में सोचिए, यह पागलपन है। यह एक साजिश है भारत को गजवा ए हिंद में बदलने की। वे इसे इस्लामी राज्य बनाना चाहते हैं, जबकि 2014 से पहले आपको इससे संबंधित कुछ भी नहीं सुनाई दिया। सत्ता की लालच में वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालते हैं, हमारे देश को तोड़ने के उद्देश्य से। मुसलमानों में भी बीजेपी जैसी कट्टर और घृणा फैलाने वाली तत्व है। आप ऐसे मुसलमानों को यहां देख सकते हैं। जब कोई हमले की खबर आती है तो वे पोस्ट पर हंसते हैं, चाहे ये लोग अपनी कार्रवाइयों पर चिंतन करें या न करें। आपको एक बात समझनी है, आप एक साधारण हिंदू, एक साधारण मुसलमान, एक साधारण सिख, एक ईसाई, एक बौद्ध या एक जैन, चाहे आप ब्राह्मण हो, राजपूत या दलित, चाहे आप हरियाणवी हो या मराठी, आपको एक बात ध्यान से समझनी है। हिंसा के आधार पर, चाहे वह धर्म हो, जाति, भाषा या जो भी हो, चाहे कोई भी हिंसा कर रहा हो, हर हिंसक घटना की बिना हिचकिचाहट के निंदा करे। चाहे वह पहलगाम आतंकवादी हमला हो या फिलिस्तीन में नरसंहार, चाहे हिंसा जातिवाद से प्रेरित हो या क्षेत्रीय भाषाएं जैसे मराठी या कन्नड़ न बोलने के लिए। हर हिंसा का कार्य हमारे देश के लिए दीमक की तरह है। आतंकवादी और घृणा फैलाने वाले लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको बताते हुए कि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आपको उकसाना नहीं चाहिए। ये हम बनाम वे, हमें समूह बनाकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, हमें इस जहरीली प्रचार से दूर रहना चाहिए। भारतीयों के रूप में हम मांग करते हैं कि इन सभी आपराधिक तत्वों और आतंक तत्वों को जेल में डालें और सजा दें, और बाकी नागरिकों को हमें एक साथ रहना चाहिए हमारे देश में शांति और प्रगति लाने के लिए। इसलिए जोर से कहिए, भारतीय एकता जिंदाबाद। इस आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो हमारे देश को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय एकता जिंदाबाद। जय हिंद।